स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं एक स्पेशल बजट, मास्टर बजट। देखिए, हमने फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेलिंग ओवरहेड्स बजट, परचेज बजट, सब बजट बनाए थे। तो ये मास्टर बजट क्या है? मास्टर बजट बेसिकली जो हमने सारे बजट बनाए थे उनकी एक समरी है, यानी कि उस सारे बजट्स के अकॉर्डिंग आपको एक समरी बजट बनाना है जो कि मैनेजमेंट के सामने आपको प्रेजेंट करना है। यानी कि वो जितने भी बजट बनाए गए थे उन सभी बजट्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम है। यानी कि ये जो हमारा बजट मास्टर बजट है, इसे बना रहा है एक तरह से टॉप मैनेजमेंट, जो आगे मेंशन करेगा, अपने से ऊपर हायर अथॉरिटीज को परमिशन लेगा बजट को पास कराने की। अब अगर बजट पास हो जाता है तो जैसे जैसे सब बजट बने हैं ओके, और यदि बजट में कुछ चेंजेस आता है और वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे बजट्स में चेंजेस करने होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बजट में चेंजेस करना होगा। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन के लिए मास्टर बजट है। और दूसरी बात यह है कि बिना कोऑर्डिनेशन के वो बजट मेंटेन ही नहीं हो सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया। देखिए, सपोज कीजिए हमने सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट बना लिया। अब आप समझिए, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्स बजट हम बना रहे हैं, सेल्स बजट जो मेंटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें फ्लेक्सिबल बजट भी मेंटेन करता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट के थ्रू आप जान पाते हैं कि हमें कौन सी ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर काम करना है। उसी के हिसाब से हम अपना सेल्स बजट बनाते हैं, सेल्स के हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से हम गुड्स को परचेज करते हैं। सारे बजट तैयार हो रहे हैं। जब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी उसका कोऑर्डिनेशन फ्लॉप होगा तो हमारा पूरा बजट प्रोसेस ही फेल हो जाएगा। उसी सेंस में हम चलते चले जाएं, हमारे ओवरहेड्स बजट्स हैं या अदर बजट्स हैं, बाकी के एक्सपेंसेस बजट्स हैं, वो सब इसी पर बेस्ड होते हुए और फिर हम बनाते हैं मास्टर बजट, जो इन सब बजट्स की समरी है, सो दैट कि हम सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को समझ पाएं, मैनेजमेंट को हम अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर पाएं। तो इन सब चीजों के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए, तो कोई स्पेशल बजट नहीं है मास्टर बजट। मास्टर बजट में आप कोई चीज प्लान नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो वैल्यूज हैं केवल उनको आप फीड करके आप उनकी पोजीशन बता रहे हैं कि इन बजट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। एक तरह से जब आप बनाते थे ना कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग पढ़ी है तो कॉस्ट शीट बनाते थे, तो कॉस्ट शीट जैसा है। तो जो कॉस्ट शीट था वो जो हमें डाटा मिल रहे थे, एक्चुअल डाटा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के उन्हें ले रहे थे। यहां पर हम बजट डाटा ले रहे हैं, जो बजट हमें बता रहा है कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसेस, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल, जो हमारा मास्टर बजट पर बेस्ड है, हमें हिंट मिल जाएगा। बेसिकली मास्टर बजट का कोई खास न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अब आप समझिए कि सिंपल है, आसान है, इजी तरीके से अगर आप इसे पढ़ लें तो 2 मिनट में सॉल्व भी हो जाता है, तो क्यों ना पढ़ लें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड यू टू कैलकुलेट and present the budget for the next year from the following information। इन इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको एक बजट प्रिपेयर करके देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने कहा भी नहीं मास्टर बजट, तो ये मास्टर बजट हमें बता रहे हैं कि ये मास्टर बजट है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर्ड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमें सेल्स दी हुई है टफ ग्लास की, बैंड टफ ग्लास की, 2 सेल्स दी हुई है, एक 3 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए और एक 5 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए ही है मेरे बेटा। तो ये हमारे पास 3 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए, टोटल हो गया 8 लाख रुपए। यानी कि हमारे पास टफ ग्लास की सेल की है मैंने 3 लाख रुपए की, बैंड टफ ग्लास की सेल की है 5 लाख रुपए की। डायरेक्ट दिया है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज वो मुझे यूनिट दे सकता था, कितनी यूनिट किस रेट से मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता था, कितनी यूनिट किस रेट से मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता था। जिस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे, मतलब सिचुएशन वाइज बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो आपको ऐसे करना, इसलिए मैंने लिखा है, वरना आपको ये डिटेल लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा टफ ग्लास, बैंड टफ ग्लास, इनकी सेल टोटल 8 लाख रुपए की। तो टोटल सेल्स आप मेंशन भी कर सकते थे अलग से कि भाई टोटल सेल्स हमारे पास 8 लाख रुपए हो गई है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसको
बनाने में, यानी जो सेल्स कर रहे हैं इसमें प्रोडक्शन में हमारा जो मटेरियल लगा है वो लगा है 60% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है? 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए का 60% ऑफ सेल्स, आप सेल्स का 60% ले लीजिए। तो 8 लाख रुपए का 60% 4,80,000 रुपए, यानी कि हमें मिल गई अपनी मटेरियल। कितने रुपए का मटेरियल लगा? फिर वो मुझसे कह रहा है वेजेस। वेजेस कह रहा है 20 वर्कर लगाए हैं 150 रुपए की रेट से। 150 रुपए मंथली देंगे हम। 20 वर्कर हैं, सबको 120, मतलब सबको 20 रुपए महीना, सॉरी उल्टा हो रहा है, 20 वर्कर हैं, सभी को 150 रुपए महीना हम देंगे। लेकिन बजट तो 1 साल का है, नेक्स्ट ईयर के लिए गाना ना, तो पूरे 1 साल का बजट है। तो 1 साल का बजट है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 इंटू 150 इंटू 12 36,000 रुपए। आराम से देख रहे हैं ना बेटा कि 20 वर्कर हैं, हर वर्कर को 150 रुपए महीना देंगे, तो 1 साल में कितना देंगे? 36,000 रुपए, यानी कि प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई 5,16,000 रुपए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जैसे जैसे वो कहता जा रहा है मैं लिखता जा रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो देख लीजिए, बांट लीजिए खर्चों को। इन्होंने मुझसे कहा वर्क्स मैनेजर 500 रुपए महीना, तो मैनेजर को 6,000 रुपए देंगे हम 1 साल में। मंथली दिया ना, मुझे 1 साल का निकल रहा है। और मैनेजर को ये थोड़ी है कि सेल्स बेस्ड है, ये तो मंथली कह रहा है, तो यानी फिक्स्ड कह रहा है। इसके बाद आप देखिए फोरमैन 400 रुपए महीना फिक्स्ड है, यानी कि 4,800 रुपए फिक्स्ड बता रहा है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है स्टोर एंड स्पेयर्स, यानी कि ये सेल्स पर बेस्ड है, यानी वेरिएबल है। 2.5% ऑफ सेल्स, सेल्स है हमारे पास 8 लाख रुपए, और 8 लाख रुपए का 2.5% यानी 20,000 रुपए। अब इससे आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन भी हमेशा फिक्स्ड होता है, पूरे साल भर का दिया हुआ है 12,600 रुपए। लाइट एंड पावर 5,000 रुपए की, लाइट एंड पावर बेस करती है प्रोडक्शन पर, इसलिए ये वेरिएबल होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,000 रुपए, ये भी होती है हमारी वेरिएबल। इसको थोड़ा समझ सकते हैं, अगर आपने ओवरहेड्स के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं कॉस्ट अकाउंट में, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं। और जब हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम सभी खर्चे लिख देंगे। हम इसको क्यों बांटेंगे 2 पार्ट में कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। यदि हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो है तो जरूर लिखिए, क्योंकि अच्छा लगता है कि हम फिक्स को अलग कर दें, वेरिएबल को अलग कर दें। बजट को जितना अच्छा बनाएं उतना बेस्ट है हमारे लिए। इसके आगे हमारे पास अदर सन्ड्रीज हैं। वो कह रहा है कि वेजेस का 10%, वेजेस का 10%, वेजेस है मेरे पास 36,000 रुपए, 36,000 का 10% 3,600 रुपए। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल है, इसे आप फिक्स्ड में भी ले सकते थे, इसे आप वेरिएबल में भी ले सकते थे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये वेरिएबल में आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नीचे, तो इसलिए हमने इसको फिलहाल फिक्स में ले लिया, लेकिन बता रहा हूं कि इसको वेरिएबल में आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास केवल एक खर्चा और दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000 पर ईयर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस जो कि बिल्कुल लास्ट में आएंगे, यानी कि आपके पास वर्क्स कॉस्ट आ चुकी है 5,16,000 रुपए की प्राइम कॉस्ट, 33,000 रुपए के वेरिएबल एक्सपेंसेस, 27,000 रुपए के फिक्स्ड एक्सपेंसेस, 27,000 रुपए के फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल मिलाकर 5,76,000 रुपए की आपकी वर्क्स कॉस्ट आ चुकी है। जबकि सेल्स है 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख रुपए में से हमने 5,76,000 रुपए माइनस कर दिए, तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,24,000 रुपए। 2,24,000 रुपए आ चुका है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से रखिए, ये सेल्स है, ये प्राइम कॉस्ट थी, ये प्राइम कॉस्ट में मैंने ये वेरिएबल और ये फिक्स्ड वाले आप एक साथ ले लेते तब भी टोटल करके इधर लिखना है 5,76,000। 8 लाख की सेल्स में से हमने कॉस्ट घटा दी वर्क्स कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,24,000 रुपए। और वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनको डालते ही 14,000 रुपए की हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। तो देख सकते हैं कोई खास वर्क नहीं कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वर्क। यदि आपने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा हुआ है, उसमें कॉस्ट शीट को पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पूरा प्लान है, यानी सारे के सारे बजट को प्लान करके मैंने बनाया है। तो ये नहीं कि कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट नहीं है ये बजटेड फिगर्स हैं, उनका एक एस्टिमेशन जो आपने बनाया है, उसके बेस पर मैंने ये बजट तैयार किया है, जो मेरे प्रॉफिट लॉस सारी डिटेल को एक साथ मेंशन कर रहा है, सभी की समरी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है,
और मुझे लगता है कि अभी आपको मास्टर बजट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। जनरली जो बजट्स होते हैं वो मैंने नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ भी गए होंगे। अगर कोई बजट आपको कम समझ में आया हो, कोई पर लगता है आपको को जो वीडियोस में क्लियर नहीं हुआ, ये टॉपिक्स हमारा रह गया है या इस टॉपिक में हमें कुछ और पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपके पास एक और स्पेशल वीडियोस आपको बनाकर दे दूंगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं मैं नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।